Good morning everyone and welcome to all of you to today's session Common Error Set 1 from the Hindu। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से यह कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा परिश्रम सार्थक लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि ये सेट बनाने के बाद एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आपकी फीलिंग कैसी रही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना फीडबैक अवश्य देंगे और हो सके तो अपने महत्वपूर्ण समय में से थोड़ा निकालकर इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला कॉमन एरर है, नाउ द कंट्री विल फेस a potential 4% loss of GDP over 15 years compared with remaining in the EU। मैंने पहले ही आपको बताया है कि ये सभी जो कॉमन एरर्स हैं द हिंदू एडिटोरियल से मैंने लिया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खासकर ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए। तो कॉमन एरर पर मैं आता हूं, नाउ द कंट्री विल फेस। अब आप सोचेंगे नाउ लगा हुआ है तो यूजर V4 का प्रयोग करना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नाउ अगर सेंटेंस का शुरू में आया है, कॉमा लिया हुआ है, तो फ्यूचर टेंस का प्रयोग भी होता है, जैसे कि यहाँ हुआ है, तो यहाँ कोई एरर नहीं है। विल के बाद V1 होना चाहिए, V1 लगा हुआ है। बिल्कुल मैं जीरो से एडवांस लेवल की तरफ आपको ले चलूंगा, हर चीज बताऊंगा। द कंट्री विल फेस अ पोटेंशियल 4% लॉस ऑफ जीडीपी, तो लॉस के साथ ऑफ का प्रयोग होगा ही, इसलिए यहां भी एरर नहीं है। ओवर 15 ईयर्स, 15 वर्षों के दौरान, यहां ओवर शब्द जो है वह के दौरान के अर्थ में आ रहा है, यहां भी एरर नहीं है। कंपेयर्ड विद रिमेनिंग इन द EU, अब यहां आप देख रहे हैं कि कंपेयर्ड के साथ विद लगा हुआ है, यही आपका आंसर होगा। देखिए मैं बताता हूं, कंपेयर शब्द जो है अपने साथ टू लेता है और कंपेयर शब्द अपने साथ विद भी लेता है। टू यह तब लेता है जब चर्चा सिमिलर थिंग्स, सिमिलर पर्सन्स इत्यादि में होती है, और विद तब लेता है जब अनसिमिलर के साथ इसका यूज होता है। कंपेयर शब्द के साथ प्रेपोजिशन यूज करने से पहले आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, अगर सिमिलर चीजों के बीच, लोगों के बीच तुलना की गई है तो कंपेयर के बाद आप टू का प्रयोग करें। अगर सिमिलैरिटी नहीं है, दो अनसिमिलर चीजों या लोगों के बीच चर्चा हुई है तो कंपेयर के साथ आप विद लगाएं। यहां कंपेयर के साथ टू होना चाहिए क्योंकि सिमिलर के बीच में चर्चा है, तो आंसर हुआ 3 और करेक्शन होगा कि विद हटा करके आप टू का प्रयोग करेंगे। द नेक्स्ट वन इज, दिस इज बोर्न आउट फ्रॉम द फाइंडिंग्स फ्रॉम द UK ऑफिस फॉर बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यह तो नाम है, बजट रिस्पॉन्सिबिलिटी यह नाम है, यहां तो एरर है नहीं। दिस इज बोर्न आउट, अब यह शब्द जो है यहां पर गलत हो रहा है। दिस इज बोर्न आउट, शब्द होता है बियर आउट, शब्द बियर होता है और उससे फ्रेजल वर्ब बनता है बियर आउट। सत्यापित करना, सिद्ध करना या साबित करना इसका हिंदी होता है, यानी टू प्रूव समथिंग बाय गिविंग एविडेंस। अब इस बियर का जब हम दूसरा रूप लिखते हैं तो बियर बोर और बॉर्न होता है। अब फिर आप सोचेंगे BORN भी तो होता है, तो इस BORN का प्रयोग सिर्फ जन्म के अर्थ में होता है और इसका ढोना, सहना या प्रमाणित करना के सेंस में होता है, इसलिए यहाँ पर आंसर 1 होगा
और BORN गलत है, यहां देना होगा BORNE। ओके, द नेक्स्ट वन इज Brexit's biggest trade-off for the ordinary citizen is perhaps the restrictions on the right to free movement. Brexit's biggest trade-off, अब Brexit के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, बिगेस्ट एडजेक्टिव है, ट्रेड ऑफ नाउन है। फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन कोई एरर नहीं है, फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन इज परहैप्स द रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री मूवमेंट, कहीं एरर ही नहीं है। अब राइट के साथ टू का प्रयोग होता है, राइट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, राइट के साथ यहां टू लगा हुआ है और अन्य कहीं एरर है नहीं। दूसरी बात एक और सीख सकते हैं, रेस्ट्रिक्शंस के साथ ऑन लगता है, रेस्ट्रिक्शंस के साथ ऑन ऑप्शन में ना हो तो अपॉन भी लगता है, वो भी लगा हुआ है। बाकी सब कुछ ग्रामेटिकली करेक्ट है, इसलिए 3 का आंसर होगा 5, नो एरर। कहीं एरर नहीं है तो आंसर होगा 5, नो एरर। द नेक्स्ट वन इज the biggest stumbling block was the access for the EU fisheries to British seas, which London was keen to reclaim as demonstration of resting sovereignty after Brexit। सब बड़े बड़े कॉमन हैं लेकिन हैं बहुत हल्के। द बिगेस्ट स्टम्बलिंग ब्लॉक, यहां तक कोई गलती नहीं, द के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगा हुआ है। स्टम्बलिंग ब्लॉक कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, पैटर्न बिल्कुल सही है। वॉज द एक्सेस, अब आप सोच रहे होंगे कि एक्सेस के साथ टू होना चाहिए, होता है, एक्सेस के साथ टू का प्रयोग होता है, लेकिन एक्सेस टू जब पहुंच को दर्शाता है तब, और एक्सेस टू के बाद एक ऐसा नाउन आता है जहां पहुंच को दर्शानी होती है, लेकिन यहां एक्सेस के लिए टू की जरूरत ही नहीं है, यह फॉर EU के लिए लगा है, यानी एक्सेस फॉर द EU फिशरीज टू ब्रिटिश सीज, यानी EU फिशरीज का ब्रिटिश सी में पहुंच दर्शाना था, तो एक्सेस ये टू लेगा ही नहीं, यह फॉर EU के लिए लगा हुआ है, इसलिए यह बिल्कुल ही सही है। यहां किसी और सुधार की जरूरत नहीं है, ऐसा न सोचें कि एक्सेस के साथ टू ही होना चाहिए। Which London was keen to reclaim, अब यहां एक बात और भ्रामक है, कीन के साथ कीन ऑन डूइंग समथिंग होता है, जानकारी के लिए मैं इस बात को ऐड कर रहा हूं, कीन ऑन डूइंग समथिंग होता है। अगर आपको कीन 2 प्लस वर्ब 1 यानी इन्फिनिटिव मिल रहा है तब भी सेंटेंस को सही माना जाता है, तो ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, यहां ग्रामर का कोई एरर है ही नहीं। नेक्स्ट वन इज द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल of a revised scheme for the DTH television distribution sector should be warmly welcomed। अब आप यहां देख रहे हैं should be warmly welcomed, should के साथ be है और verb 3 है, यानी it is in passive, this part is in passive, और यह सही है। should के साथ जब भी किसी भी मॉडल verb के बाद, किसी भी मॉडल verb के बाद हम बी का प्रयोग तब करते हैं जब या तो उसके बाद V4 लगा हो, या उसके बाद V3 लगा हो, या उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव लगा हो। ये याद कर लेंगे, आप देख लेंगे। मॉडल वर्ब के बाद बी के साथ V4 तब आता है जब सेंटेंस एक्टिव नेचर का होता है
मॉडल वर्ब के साथ बी लगाकर V3 तब आता है जब सेंटेंस पैसिव नेचर का होता है और यह नाउन वाला एक अलग पैटर्न है। यहाँ मॉडल वर्ब के साथ शुड के साथ बी लगा है और वर्ब 3 है, यानी वाक्य पैसिव नेचर का है और ग्रामेटिकली करेक्ट है। इस पार्ट में इसके पहले देखना होगा हमें। तो द यूनियन कैबिनेट्स अप्रूवल, अपॉस्ट्रोफी इसके बाद नाउन चाहिए, नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, वाक्य में आगे बढ़ना होगा। स्कीम और रिवाइज, यहाँ आप देख रहे हैं कि स्कीम शब्द नाउन है, स्कीम शब्द नाउन है और नाउन की विशेषता कोई वर्ब 1 नहीं बता सकता। रिवाइज मीन्स दोहराना होता है, तो हमें इस वर्ब को पार्टिसिपियल एडजेक्टिव में बदलना होगा और उसके लिए रिवाइज के जगह पर हमें रिवाइज्ड लिखना होगा। ऐसा कई बार होता है कि वर्ब को जब हम तीसरे रूप में बदल देते हैं तो वह एडजेक्टिव का काम करने लगता है और उसे हम पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं, उसे हम पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। वर्ब 3 अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो उसे हम पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। और कहीं भी अगर इस तरह का सिचुएशन मिलता है तो वर्ब को एडजेक्टिव में बनाने के लिए आप V3 कर दें। हाँ, कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं, जैसे स्माइलिंग फेस, मूविंग चेयर। तो यहां रिवाइज, ऐसा ही एक प्रश्न पहले आया था, डिटेल लिस्ट, डिटेल लिस्ट। तो फिर यहां लिस्ट शब्द जो है वह नाउन है और डिटेल वर्ब होता है, तो हमें इस डिटेल को लिखना पड़ेगा डिटेल्ड, तब यह सेंटेंस सही होगा। ऐसा कॉमन एरर हमेशा आता है, यह पैटर्न आप सीख लें। वर्ब 1 अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, नाउन के ठीक पहले आया हुआ हो, तो आपको उसे V3 में बदल देना होगा और वह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज द प्रपोजल फॉर अ रिडक्शन इन द लाइसेंस फी इज ऑन द बैक बर्नर फॉर 6 years। एकदम बच्चों वाला ईयर है, फॉर के बाद टाइम है। सिंस द रेगुलेटर, यहां डबल यूज देखने को मिल रहा है। द प्रपोजल फॉर अ रिडक्शन इन द लाइसेंस फी इज ऑन द बैक बर्नर फॉर 6 years, 6 वर्षों से है। और एक बात और कि सिंस द रेगुलेटर ट्राई रेकमेंडेड इट। अब यह सिंस आप सोचेंगे ये कैसे हो गया, फॉर भी लग गया, सिंस भी लग गया। आप जानिए यह फॉर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, टाइम इंडिकेट करने के लिए आया है, और यह सिंस इन दो वाक्यों को, दो पार्ट को जोड़ने के लिए आया है। यह कंजंक्शन का काम कर रहा है। जब यह प्रेपोजिशन का काम करता है सिंस, तब इसका अर्थ होता है से, जब से तब से के अर्थ में आता है, तब ये कंजंक्शन हो जाता है। तो यहाँ यह जब से तब से के अर्थ में आया हुआ है और इसलिए यह कंजंक्शन है। तो अब इसको सुधारें कैसे? तो कभी भी वाक्य में सिंस या फॉर के बाद टाइम मिले, जैसे यहाँ 6 years है, कोई भी सिंस या फॉर के बाद टाइम मिले तो जो जिस वर्ब की चर्चा की गई हो वह वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, वही प्रेफरेबल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यदि किसी कारणवश प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रॉन्ग हो रहा है तो हम वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। सब्जेक्ट देख लेंगे हम, सब्जेक्ट द प्रपोजल है जो कि सिंगुलर है, इसलिए इज के बदले हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे और यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज सिंस ट्राई इशूड the new tariff order, the DTH operators became mere carriers of channels and bouquets with no pricing powers for these। अब since से वाक्य शुरू हुआ है और इसमें कहा जा रहा है कि जब से ट्राई ने न्यू टैरिफ ऑर्डर को इशू किया है तब से DTH ऑपरेटर्स मियर कैरियर्स ऑफ चैनल्स बन गए हैं और बुकेज बन गए हैं।
और इनके पास कोई प्राइसिंग पावर इन चीज़ों के लिए नहीं रह गया है। अब यहाँ एक पैटर्न आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग सभी कंपटीशन में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। 6 नंबर क्वेश्चन से यह मिलता जुलता है। अगर वाक्य में सिंस का प्रयोग कंजंक्शन के रूप में करना हो तो जो बेस्ट स्ट्रक्चर है वह यही है कि पहले पार्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखते हैं और सेंटेंस के बीच में सिंस को रखते हैं और उसके बाद हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब लेखक भरमाने के लिए क्या करते हैं कि इस सिंस वाले पार्ट को उठा करके पहले कर देते हैं, जैसा कि इस सेंटेंस में किया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला पार्ट बाद में होना चाहिए। ये बिल्कुल करेक्ट है। हम सिंस को बीच में भी रख सकते हैं और सिंस से शुरू भी कर सकते हैं। तो जब इस सेंटेंस को सिंस से शुरू किया गया तो सिंस ट्राई इशूड द न्यू टैरिफ ऑर्डर द डीटीएच ऑपरेटर्स बिकेम गलत हो गया, क्योंकि ग्रामर का रूल यही कहता है कि जब से तब से के अर्थ में जब सिंस आता है, कंजंक्शन का काम करता है, उस समय हमें यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट बाद में है नहीं, सिंपल पास्ट है, इसलिए यह बिकेम गलत है। ऑपरेटर्स यहाँ सब्जेक्ट है तो हमें सही करने के लिए लिखना होगा हैव बिकम, हैव बिकम। द नेक्स्ट वन इज इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगल मार्केट। बहुत ही हल्का एरर, बहुत ही हल्का। इसका ट्रिक है, मैं नाउन एंड नंबर चैप्टर में ही यह ट्रिक पढ़ा देता हूं। सबसे फर्स्ट चैप्टर में ट्रिक है कि वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन ऑब्लिक प्लूरल प्रोनाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, प्रोनाउन भी आएगा तो प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर होगा, और इसके लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज करना हो तो वो भी सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव में प्रायः हिज या हर का यूज होता है और हिंदी इसका अपना, अपने या अपनी होता है। अब वन ऑफ के बाद कई बार प्रश्न को डिफिकल्ट करने के लिए बीच में एडजेक्टिव दे दिया जाता है या डिटरमाइनर दे दिया जाता है। जैसे देखें आप यहाँ इंडिया इज वन ऑफ मिला। अब वन ऑफ मिलते ही आपको यह स्ट्रक्चर ध्यान में आना चाहिए, यह ट्रिक ध्यान में आना चाहिए। अब बीच में कठिन करने के लिए डिटरमाइनर लगा दिया गया, सुपरलेटिव डिग्री लगा दिया गया, फिर एक एडजेक्टिव लगा दिया गया और अब मार्केट का प्रयोग किया जा रहा है। तो वन ऑफ के बाद जो नाउन सबसे पहले आए उसे प्लूरल में ही लिखना होता है, इसलिए यहां मार्केट्स करने से यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज in fact the recent controversy surround fake audience for channels points to the need for, अब need के बाद for लगता है, scrutiny of the methods adopted। scrutiny means होता है जांच। in fact the recent controversy, हाल ही में जो कंट्रोवर्सी हुई है, वास्तव में सराउंड फेक ऑडियंस। अब यहां पर यह शब्द सराउंड जो है यही अटपटा है, जहां अटपटा लगे वहां फोकस अधिक करना चाहिए। सराउंड फेक ऑडियंस। अब यहां हम ऑडियंस के जगह ऑडियंसेस भी लिख सकते हैं और ऑडियंस भी लिख सकते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में भी होता है और सिंगुलर फॉर्म में भी होता है। हालांकि यह है कलेक्टिव नाउन। जब यह प्लूरल फॉर्म में आता है तो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहलाता है और सिंगुलर फॉर्म में आता है तो कलेक्टिव नाउन कहलाता है, और दोनों ही स्थिति में यह ग्रुप को दर्शाता है। तो यहां सराउंड शब्द जो है सेंस नहीं दे पा रहा है। द रिसेंट कंट्रोवर्सी सराउंड फेक ऑडियंस। अब कहना था कि द रिसेंट कंट्रोवर्सी विच सराउंड्स
तो which सराउंड्स रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ लेखक ने गायब किया है। तो हमारे पास एक और विकल्प होता है, अगर हम रिलेटिव प्रोनाउन को गायब करते हैं तो जो वर्ब दिया गया हो उसे जेरंड में बदल देते हैं, तभी वो सेंस निकल जाता है। इसलिए यहाँ सराउंड के जगह हम सराउंडिंग का प्रयोग करेंगे तो यह ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लें, इन फैक्ट द रिसेंट कंट्रोवर्सी व्हिच सराउंड्स करें तब भी सही हो जाएगा, या कौन सी कंट्रोवर्सी, तो सराउंडिंग फेक ऑडियंस फॉर चैनल्स, इस तरह से भी सही हो जाएगा। यानी आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सराउंडिंग कर दें या आप व्हिच सराउंड्स का प्रयोग कर दें। मैं बार बार एग्जांपल देता हूं। दबवा, who is playing there, is my son। यह सेंटेंस तो सही है ही, लेकिन हम चाहें तो who is को गायब कर दें और लिखें दबवा playing there इज माई सन। ठीक यही काम वहां हुआ है। अब चूंकि प्रेजेंट में है, सराउंड्स करके हम सुधार रहे हैं, ये कंटिन्यूटी को दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ इज प्लेइंग आया है। लेकिन यहाँ सिचुएशन देखिए दोनों में बिल्कुल सेम हो जाती है। तो ये चूंकि एक हल्का सेंटेंस है इसलिए ज्यादा समझ में आएगा, उसमें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन सेंस सेम है, रूल सेम है। नेक्स्ट वन इज द रॉकेट अटैक्स on the US embassy in Baghdad on Sunday have wreaked tensions in the region। अब कई बार विद्यार्थी क्या ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ कहीं एरर नहीं दिख रहा है, आंसर 5 होगा। अब कई बार विद्यार्थी क्या सोच लेते हैं कि अटैक के साथ ऑन नहीं लगेगा, कई किताबों में भी लिख दिया गया है, लेकिन यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि अटैक के साथ ऑन कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो अगर अटैक वाक्य में वर्ब का काम कर रहा हो, अटैक वाक्य में वर्ब का काम कर रहा हो, तो इसके साथ ऑन लगाने से सेंटेंस गलत होगा। लेकिन जब अटैक नाउन का काम कर रहा हो तो इसके साथ ऑन लगाने से सेंटेंस करेक्ट होता है। अब ये जानने के बाद भी कई बार विद्यार्थी फंस जाते हैं कि नाउन है कि नहीं, इसका पता कैसे लगाएं, तो प्रयोग से पता लगा सकते हैं। और दूसरा बड़ा आसान है ट्रिक कि अगर यह नाउन का काम करेगा तो इसके पहले कोई डिटरमाइनर आएगा, जैसे द रॉकेट अटैक्स। तो अब रॉकेट अटैक्स यहाँ कंपाउंड वर्ड हो जाएगा और डिटरमाइनर के रूप में आप देखिए द लगा हुआ है। तो ये आसान है, जब भी अटैक के पहले डिटरमाइनर दिया हुआ हो तो ऑन का प्रयोग सही होता है। इसको मैं कुछ सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। ही अटैक्ड ऑन मी, यह बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अटैक्ड यहां वर्ब का काम कर रहा है। अगर इसी बात को हम ऐसे कहें, ही मेड एन अटैक ऑन मी, तो यह सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इस वाक्य में आया हुआ अटैक नाउन है, इसके पहले एन जो है डिटरमाइनर है और मेड यहां वर्ब का काम कर रहा है। तो इन दो एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो जाता है कि अटैक जब वर्ब का काम करे तो उसके साथ हम ऑन का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब नाउन का काम करे तो उसके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं, जो ऑन यहां पर लगा हुआ है। नेक्स्ट, मिस्टर ट्रंप हैज वार्न्ड दैट he would hold Iran responsible if one American is killed in attack। मिस्टर ट्रंप ने ईरान को वार्न किया है, चेतावनी दिया है इन्होंने कि he would hold ईरान रिस्पॉन्सिबल, ये ईरान को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इफ वन अमेरिकन इज किल्ड इन अटैक। यहां डबल एरर है, ये वुड का प्रयोग जो है यहां ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है।
इसके बदले यहाँ विल का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यह पार्ट जो है प्रेजेंट में है, पास्ट में यह है ही नहीं। और दूसरा एरर यह है कि जिस अटैक की बात हो रही है वो पहले से डिस्कस किया जा चुका है। अमेरिका भी उस अटैक को जानता है और ईरान भी उस अटैक को जानता है। जब भी कोई नाउन पूर्व में डिस्कस किया जा चुका हो तो उसके पहले द का प्रयोग करना होता है, क्योंकि वह पर्टिकुलर सेंस रखता है वहां पर। तो डबल मिस्टेक है, इसको न्यूज़ में इग्नोर किया गया था, न्यूज़पेपर में वहां वुड का ही प्रयोग था, लेकिन मेरे पढ़ने से ये लगता है कि यहाँ भी विल करें तो सेंटेंस करेक्ट होगा। अब यहाँ भी कई बार लोग फंसते हैं होल्ड का रूप जानने में। जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ वो यहाँ पर सही है, हेल्ड होता है और हेल्ड होता है। चूंकि हर कोई इस वीडियो को देखेगा, जो डिफेंस की तैयारी करते हैं वो भी देखेंगे, बैंक एसएससी वाले भी देखेंगे, तो सबके लिए यूजफुल हो, मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूं। नेक्स्ट वन इज डोनाल्ड ट्रंप हैड रेपुटेडली सीक्ड ऑप्शंस। अब कितना आसान कॉमन एरर है, सीक्ड शब्द ही यहां पर गलत है। सीक वर्ब जो होता है, इस सीक का दूसरा रूप सॉट होता है और तीसरा रूप भी सॉट होता है, सिक, सॉट एंड सॉट। तो डोनाल्ड ट्रंप हैड रिपोर्टेडली सॉट का प्रयोग होना चाहिए था। ऑप्शंस टू लॉन्च स्ट्राइक्स ऑन ईरान इमीडिएटली आफ्टर हिज इलेक्शन डिफीट, बट ही वॉज डिजुएडेड बाय कैबिनेट कलीग्स। अब डिजुएड जो है वो एंटोनिम ऑफ परजुएड है। परजुएड का यह एंटोनिम होता है। परजुएड मीन्स होता है किसी काम को करने के लिए किसी को मनाना या राजी कराना, और डिजुएड में उस काम से उस व्यक्ति को दूर हटाना। तो परजुएड का एंटोनिम होता है डिजुएड। नेक्स्ट, इंडिया मस्ट इंश्योर पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड नॉट रिलाई रेट्रोस्पेक्टिव लॉज टू लेवी टैक्स। टू लेवी टैक्स, इन सभी शब्दों की चर्चा मैं डिटेल्ड में जो न्यूज़पेपर एनालिसिस का क्लास चल रहा है उसमें मैं कर चुका हूं, लेकिन बहुत से लोग पहली बार देखेंगे इसलिए मैं बता रहा हूं। टैक्स इम्पोज करने के लिए, टैक्स को थोप देने के लिए लेवी का प्रयोग होता है। किसी भी तरह के शुल्क को थोप देने जिसे लोग चाहते नहीं हैं, उसके लिए लेवी या इम्पोज का प्रयोग होता है। तो ये रिलाई शब्द जो है यहां पर गलत है, ये अपने आप में वर्ब वन है। रिलाई मीन्स होता है भरोसा करना। अब यहां हमें इसके साथ ऑन लगाना पड़ेगा, एंड नॉट रिलाई ऑन रेट्रोस्पेक्टिव लॉज। रिलाई ऑन मीन्स होता है भरोसा करना, और इसी रिलाई ऑन मीन्स होता है निर्भर होना। दोनों ही मीनिंग यहां सही निकलता है, भरोसा करना और निर्भर होना। टू डिपेंड और टू बिलीव, टू डिपेंड और टू बिलीव। ओके, तो यहाँ रिलाई गलत है, इसके जगह पर हमें रिलाई ऑन का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट वन इज इट्स एस्पिरेशंस टू रोप इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी मैच्ड by ensuring policy stability and creating a robust regulation framework। कितना कठिन एरर है। इट्स के बाद एस्पिरेशंस आया, बिल्कुल सही है। टू रोप इन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सही है। मस्ट बी मैच्ड, मस्ट बी के बाद V3 आया, जो कि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। मस्ट बी के बाद V3 आया यानी पैसिव स्ट्रक्चर, सेंटेंस करेक्ट है, बाई लगा ही है। इंश्योरिंग पॉलिसी स्टेबिलिटी एंड क्रिएटिंग ए रोब्यूस्ट रेगुलेशन फ्रेमवर्क। अब यहां आप देखें, फ्रेमवर्क भी नाउन है और रेगुलेशन भी नाउन है, और यही यहां पर गलत है। जब दो नाउन एक साथ दिए गए हों और संभव हो तो पहले नाउन को एडजेक्टिव में बदलिए। कई बार पहला नाउन भी एडजेक्टिव का काम करने लगता है तो वहां नहीं बदलना होता है, लेकिन अब इस रेगुलेशन का एडजेक्टिव बनता है, इसलिए यहां हमें लिखना होगा रेगुलेटरी। रेगुलेशन का एडजेक्टिव होता है रेगुलेटरी, तो ए रोब्यूस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होगा। मैंने इसलिए ऐसा बोला कि कई एडजेक्टिव जो नाउन जो हैं एडजेक्टिव का काम कर लेते हैं। जैसे हम कहें सिल्वर प्लेट,
सिल्वर प्लेट, तो अब यहाँ सिल्वर को नाउन से एडजेक्टिव में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेट शब्द की विशेषता खुद यह सिल्वर बता देता है। कॉपर क्वाइन, तांबे का सिक्का, तो कॉपर भी अपने आप में नाउन है, क्वाइन भी नाउन है, लेकिन यह अपने आप में यहां एडजेक्टिव बन गया। गोल्ड चेन, तो गोल्ड अपने आप में एडजेक्टिव बन गया। तो कई नाउन ऐसे हैं जो खुद में एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आप लोग कहते हैं 5 रुपी नोट, तो कहीं भी रुपी और नोट एक साथ आता है, तो रुपी तो हमेशा नाउन होता है, लेकिन चूंकि अब वो नोट को क्वालिफाई करने लगा इसलिए वो एडजेक्टिव बन जाता है। और यही कारण है कि इसका प्लुरल भी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि एस लगा करके नाउन का प्लुरल बनता है, एडजेक्टिव का नहीं। तो यहाँ चूंकि संभव था रेगुलेशन का रेगुलेटरी होगा, इसलिए हमने किया और आंसर होगा 4। नेक्स्ट एंड लास्ट, द 6 पार्टीज प्लेटफॉर्म, जो चीज मैं वहां बता रहा था वही नियम मुझे ध्यान में आया तो मैंने इसको यहां पर लिख दिया। 6 पार्टीज प्लेटफॉर्म। अब आप यहां देखें, प्लेटफॉर्म जो है नाउन है, पार्टीज भी नाउन है, लेकिन यहां एडजेक्टिव का यह काम कर रहा है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म की विशेषता बता रहा है। तो जब यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो इसे प्लुरल फॉर्म में हम रख नहीं सकते, क्योंकि एडजेक्टिव का प्लुरल बनाना हो तो उसके पहले द लगाना होता है, न कि एस ई एस या आई ई एस। एक नियम कि जब 2 नाउन एक साथ दिए गए हों तो पहले नाउन का प्लुरल न बनाएं। दूसरा नियम कि अगर किसी भी हाइफन के पहले नंबर दिया गया हो, वैसे कार्डिनल नंबर का है लेकिन मैं यहाँ नंबर लिख रहा हूँ, तो नंबर के बाद जो हाइफन आ रहा हो उस हाइफन के बाद आप हमेशा सिंगुलर नाउन का प्रयोग करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जिन विद्यार्थियों को इतनी लंबी बातें समझ में नहीं आती हैं उनके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मैंने हम इसको रामबाण कह सकते हैं कि हाइफन के बाद अगर नाउन कोई दिखाई पड़ रहा है तो वह नाउन सिंगुलर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए हाइफन के बाद प्लुरल आया है, इसलिए यह सेंटेंस गलत है, इसे सिंगुलर में हमने बदल दिया, यह सेंटेंस हो गया करेक्ट। तो इसका आंसर होगा 1। तो इसी के साथ यह एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हुआ। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, चूंकि यह द हिंदू एडिटोरियल के कॉमन रीडर का फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि यह सेशन आपको कैसा लगा, और यदि अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।